नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था वो टॉपिक है जिसको आप लोग बहुत प्राचीन काल से ही अपने इतिहास में या अन्य चीजों में देखे होंगे। ये रहा हुआ है। तो आज भी आप गांव में भी देखते होंगे कि कभी जो गांव में कोई भी छोटी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं तो गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और पंचायत होती है और उसके बाद हल एक ही दिन में कुछ घंटों में निकल आता है। तो इन पंचायतों का क्या इतिहास रहा है, भारत के विकास में क्या इनका योगदान रहा है और इन पंचायतों के विकास के क्रम कैसे रहे हैं, भारत में कैसे ये एक पंचायत कैसे संविधान में शामिल हुआ, संविधान का अंग कैसे बना, पंचायतों के कितने अंग हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, इसके सहायक के लिए या इसके गठन के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई, कब गठित की गई, क्या सुझाव आया, इन सारे पहलुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। और आपसे एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो लाइक कर देते हैं तो और मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो साथियों, हम वीडियो स्टार्ट करें लेक्चर अपना, उसके पहले छोटा सा आपको एक इससे परिचित करवाते हैं पंचायत का जो भी इतिहास रहा। प्राचीन काल से ही आप जब देखेंगे राजा महाराजा होते थे या उनके भी पहले कोई समस्या होती थी तो उस टाइम पर ग्रामीण स्तर पर क्या होता था, पंचायतें होती थीं और गांव के मुखिया महोदय होते थे, वे अध्यक्षता करते थे और इसके बाद क्या होता था, उस समस्या का हल निकल आता था आसानी से। इन्हीं चीजों को गांधी जी ने सपना देखा कि इनको कुछ अधिकार दिए जाएं, इनको कुछ स्वतंत्र किया जाए और ये स्थानीय स्तर पर प्रशासन के रूप में एक अंग बन करके बने, आके उभरे। गांधी जी के इस सपने को साकार करने के लिए अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 यानी नीति निर्देशक तत्व में जो कि है वहां के तहत एक प्रावधान किया गया। अब धीरे धीरे बाद में इसमें संशोधन भी किया गया, संविधान का अंग भी बनाया गया, संविधान में एक भाग भी जोड़ा गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संविधान में कैसे यह शामिल हुआ, कितने इसके विषय हैं, क्या क्या ये करता है काम और अन्य सभी जानकारियों के साथ साथ आप इस वीडियो में पिछले ईयर में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आगे आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनमें संभावित जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यदि आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देख लेते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था का हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इससे बेहतर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में एक स्थान पर इतना कंटेंट नहीं मिलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस विश्वास के साथ कि आप सभी लोग पूरा आखिरी तक बने रहेंगे और अपने प्रति आप ईमानदारी से इसको बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था और ये सामुदायिक विकास, तो साथियों इसके बारे में जो ये प्रावधान किया गया है ये राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए ये निर्देश जो देता है वह देता है अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायतों के गठन के लिए देता है अधिकार राज्यों को कि वो गठन करें। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदम उठाने के लिए परामर्श देता है। कौन से सार्थक कदम उठाने के लिए? ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सार्थक कदम उठाने के लिए। तो यहां पर आपको उन समितियों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो समितियां गठित की गई पंचायतों के विकास के लिए। जैसे पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उनका कालक्रम देखिएगा कि बी.आर. मेहता समिति 1957 में गठित किया गया, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित किया गया, जी.बी.के. राव समिति 85 में और एल.एम. सिंघवी समिति 86 में। अब इनके सुझाव क्या क्या रहे उसको हम लोग देख लेते हैं।
यहां पर एक लाइन है, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसके उपबंध के लिए राज्य का विधान मंडल अधिकृत है। आगे है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी कहाँ पे? तो बलवंत राय मेहता ने जब सिफारिश किया था, उनकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, और नागौर में किया गया था। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? B.R. मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस जगह पे स्थापित किया गया था? तो दूसरा जो स्थापित किया गया था, आंध्र प्रदेश में किया गया था। आगे देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या है इनकी सिफारिशें? तो इनके अनुसार है, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना। ठीक है। आगे है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी कितने स्तर की? तो इन्होंने 2 स्तर का संस्तुति किया था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किसने किया था? तो L.M. सिंघवी ने किया था। अब इसको याद कैसे करना? सिंघवी संविधान, सिंघवी संविधान। तो इससे सा और सा को मिलाएंगे तो याद रहेगा। आगे है, नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं कहां पे? तो 11वीं अनुसूची में वर्णित है। आगे है, पंचायतों के संबंध में सही कथन है कुछ, जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं, बात सही है। उसे संविधान के 73वें संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, ये भी बात सही है। तो इस तरह से दोनों कथन सही हैं। आगे है, पंचायत चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राज्य सरकार है। कौन अधिकृत है? राज्य सरकार। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसके विषय में? तो राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव होते हैं कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। पंचायतों से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाना अनिवार्य होता है। ठीक है साथियों। आगे है, पंचायतों का वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है साथियों। आगे है, भारत के संविधान में पंचायतों का नगर पालिकाओं से संबंधित जो 73वां 74वां संविधान संशोधन है हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे। आगे है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। कब किया गया है? तो 1993 में किया गया है। आगे साथियों, कूट का है, इसमें कथन दिया गया है कि पंचायतों के प्रधान प्रमुख अध्यक्षों के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये बात तो सही है, आया है परिवर्तन। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, तो ऐसा कोई मांग नहीं। आगे है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कब? 73वें संशोधन द्वारा। कितनी बार आएगा? 73वां 73वां। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण किया गया कब? 73वें संशोधन द्वारा। पंचायत अधिनियम 96 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति क्या है? तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज जो होता है उसका भी स्वामित्व होता है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और जैव संबंधों के त्रिस्तरीय अभिशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ठीक है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। आगे है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। यहां पे देखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुसूचित क्षेत्र अगर है
तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सदस्य जो गांव के द्वारा चुने जाएंगे वो। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आगे है पंचायती राज को डाट डाट के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है। कब किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। आगे है मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया है कब? 43वें अनुच्छेद द्वारा। इसके अलावा सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज से संबंधित सही कथन क्या है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी हुई संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। आगे है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। आगे है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। कैसे? स्थानीय जनता की। किसकी? स्थानीय जनता की। आगे है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित सम्मिलित नाम बताएं जिनमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिकोणीय या त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया है। तो इन्होंने दिया है बलवंत राय मेहता ने। कूट कुछ है उनको मिलान करना है। समितियां कौन सी क्या सुझाव दी? जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और एल सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति का, जीवी के राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का। आगे है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है कौन कौन से हैं? पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों का फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। आगे है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय निर्धारित किए गए हैं। कितने? तो 29 हैं। किसके लिए? इसमें पंचायतों के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग से के संबंध में सही है राज्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करता है, साथ ही साथ पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन को भी वही करवाता है। आगे है पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना सम्मिलित किया गया है। नगर पालिका पंचायत, नगर पंचायत के बाद जो है ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 73वां संशोधन जो हुआ उसके बाद जो पहला राज्य था वो मध्य प्रदेश था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह है 1992 का 73वां संशोधन। आगे है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, अनुच्छेद 243 घ। आगे है 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के बजाय यहां राज व्यवस्था होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में प्रोत्साहित करेगा क्या चीज? स्वशासन को। ठीक है। आगे है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है, कैसी है? ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है।
तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित क्या है? तो पंचायती राज पद्धति है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी कब? तो यह लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाया गया था। ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं क्या क्या आते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत आते हैं, क्षेत्र पंचायत समितियां आती हैं, जिला परिषद आते हैं। आगे है 3 सोपानों में, यहाँ पे सोपान होगा, पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। कहाँ पे? भाग 9 में किया गया है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 वर्ष की आयु। आगे है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है साथियों। यानी कि जब भी पंचायतें भंग होती हैं, अगर पंचायत का चुनाव होता है तो उसके बाद उसका कार्यकाल जो होगा शेष बचे हुए कार्यकाल तक के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया जाए। आगे है वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि क्या होगा? उसका नाम भी मतदाता सूची में सम्मिलित हो, तभी वह क्या करेगा? चुने जाने के लिए इच्छुक जो है वह शर्तों को पूरा कर पाएगा। यह भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या नहीं आता? न्यायिक पुनरावलोकन। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने या सजा देने का अधिकार अगर है तो केवल बिहार में है। आगे है स्थानीय शासन की विशेषता क्या है? तो वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कर आरोपण का वित्त प्राप्त करने की शक्ति। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। किस अनुच्छेद के? तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। आगे है किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति कौन करता है? तो वह करता है राज्य वित्त आयोग। आगे है शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है कब? तो शहरी स्थानीय शासन को 74वें द्वारा और ग्राम स्थानीय स्वशासन को 73वें द्वारा। मेयर का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो वह होता है 5 वर्ष का। आगे है भारतीय संविधान के 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या जो होती है कितनी होती है? 21 होती है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में। नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A है। आगे है सुमेलित करना है। इसमें दिया गया है उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद जो होती है वह असम में होती है। और आगे है मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में है, जनजातीय परिषद मेघालय में है, ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में है। मिजोरम में भी है और इसके अलावा आप देखेंगे तो नागालैंड में भी मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं। तो निर्वाचित होते हैं 20, पदेन सदस्य होते हैं 5। कथन और कारण दिया गया है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। ये बातें सही हैं। आगे है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के लिए संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो ये बात गलत है। आगे है 73वें 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय ही बना हुआ है। तो ये बात सही है, राज्य ही तो करवाता है चुनाव वगैरह अन्य चीजें। आगे है यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन जो होगा वह 6 माह के अंदर होगा और उसका कार्यकाल जो होगा शेष समय
जो बचा है उतने तक के लिए होगा। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कथन सही है। कौन से? यह है, राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक फोरम स्थापित कर सकती है और जिला फोरम की कोई एक सदस्य जो होगी वह महिला होगी। उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवा के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। आगे है, पंचायती राज संस्थाएं नहीं है नागालैंड में। आपने एक और देखा था। इसके बाद नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। वहां पर देखिएगा, जो नगर पालिका हो, जो नगर निगम हो या छावनी बोर्ड हो, अनुसूचित एरिया हो, कमेटी हो, इस तरह से अगर कोई है तो उसको क्या किया जाएगा? नगर क्षेत्र कहा जा सकता है। जिसकी जनसंख्या भी क्या होनी चाहिए? 5000 से अधिक होनी चाहिए और जनघनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। आगे है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तिथि से। आगे है, पंचायत की संरचना के संबंध में सही है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन नहीं कर सकेंगे। तो ये ग्राम पंचायतों के संदर्भ में सही कथन थे। आगे है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आगे है, पंचायत निर्वाचित हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किया जाता है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है तो खंड स्तर पर होती है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपनों में से ही। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। कैसे किया जाता है? वह अपने नगर के क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों से। आगे है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप मनरेगा कहते हैं, के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? तो कोई भी व्यक्ति हो जो परिवार के लिए वयस्क हो, किसी भी परिवार का जो वयस्क व्यक्ति है वह वयस्क व्यक्ति इसके लिए पात्र है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ग्राम पंचायतों की होती है। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है। तो इस तरह से साथियों, आपको उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, सारे कंटेंट आपको मिले होंगे। वीडियो अभी भी नहीं लाइक किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना कदापि ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।